हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉर्थ स्टार वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट रिटर्न्स, द सीएजीआर रिटर्न्स एंड एक्सआईआर रिटर्न्स। ये तीनों डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन है जहां पे हम रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये मेरे इन्वेस्टमेंट्स में बेहतर है या नहीं है कंपेयर टू माई बेंचमार्क्स और एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। शुरू करते हैं आज का सेशन, जहां पे हम समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट रिटर्न्स, सीएजीआर रिटर्न्स एंड एक्सआईआर रिटर्न्स। तो सबसे पहला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना। जैसे मैंने बताया, जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी रिटर्न्स कितने बने हैं, तो आप उसको अच्छा इन्वेस्टमेंट है बुरा इन्वेस्टमेंट है डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। और कोई इन्वेस्टमेंट है उससे हम उसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि उसके कंपेरेटिवली मेरे रिटर्न्स कितने बने हुए। तो समझते हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स का आइडिया क्या है? इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और यहाँ पे एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स कितना बना है उसका कैलकुलेशन आपको मिलता है। ठीक है। सो फॉर्मूला क्या कहता है कि करंट वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू अपॉन परचेस वैल्यू इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। यहाँ पे टाइम वैल्यू का कोई कैलकुलेशन नहीं होता कि मैंने ये रिटर्न जो बनाए वो 5 साल में बनाया, 10 साल में बनाया, 20 साल में बनाया या 50 साल में बनाया। तो टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं आता। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। तो एब्सोल्यूट रिटर्न का कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 1980s में, ठीक है, अगर सपोजिंगली मैंने कुछ गोल्ड खरीदा होता या फिर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी होती और जिसकी वैल्यू आज की वैल्यू अगर 2 करोड़ रुपए की होती, ठीक है, तो मैंने कितना रिटर्न जनरेट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर्मूला क्या था? एंड वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू इंटू 100। ठीक है। सो एंड वैल्यू हमारी है 2 करोड़ रुपीज, सो D3, एंड बिगिनिंग वैल्यू है हमारा D2 5 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय D2 अगेन 5 लाख रुपीज इंटू 100, सो इट कम्स टू 3900। सो मेरा एक्चुअल रिटर्न इन द लास्ट 44 ईयर्स अप्रोक्स मेरा बना है 3900%। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है। तो मेरा रिटर्न कितना बना? 3900% रिटर्न। सो दिस इज एब्सोल्यूट रिटर्न्स का कैलकुलेशन। यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई कैलकुलेशन नहीं आया कि मैंने एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट किया था, वन टाइम इन्वेस्ट किया था, विच वॉज 5 लाख रुपीज, विच इज ग्रोन टू 2 करोड़ रुपीज, एंड माई एब्सोल्यूट रिटर्न इज 3900। राइट। अगर मैं देखता हूं दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, विच इज सीएजीआर का फॉर्मूला, विच इज सीएजीआर का फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, विच मीन्स वो एनुअली मैंने वो इन्वेस्टमेंट पे कितना ना रिटर्न जनरेट किया। अगर वही चीज का एग्जांपल लेता हूं और मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आंसर विल बी क्वाइट डिफरेंट। ठीक है। तो सीएजीआर का पहला समझ लेते फॉर्मूला क्या है। तो इट इज एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू रेज टू 1/n-1, एंड n इज द नंबर ऑफ ईयर्स विच विल बी कैलकुलेटिंग। ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न में हमने देखा वहां पे टाइम का कैलकुलेशन नहीं था, बट इन सीएजीआर फॉर्मूला वी हैव टाइम कंसिडरेशन। ठीक है। सो अगर हम इसको कैलकुलेशन देखते हैं, या हमने सेम एग्जांपल अगर लेते हैं और कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर मैंने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और उसकी कीमत 2 लाख रुपए है, अब मैं कैलकुलेट करता हूं टाइम। ठीक है। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? 1 जनवरी 1980। करंट डेट क्या है? 25 अक्टूबर 2024। फॉर्मूला क्या था? एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू रेज टू 1/n-1। तो एंड वैल्यू क्या है मेरी? 2 करोड़ रुपए। बिगिनिंग वैल्यू क्या है मेरी? 5 लाख रेज टू 1/n। G13 में मैंने कैलकुलेट कर दिया है कितना नंबर ऑफ ईयर्स है, -1। आंसर क्या आता है? विच इज 7.91%। जब मैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स देख रहा हूं तो इट कम्स टू 3900। अरे मेरा 5 लाख रुपया तो 2 करोड़ रुपया हो गया है। जैसे जनरली हमने अपने पेरेंट्स को या किसी बुजुर्ग को कहते हुए सुना होगा कि मैंने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया था और उसकी वैल्यू इतनी हो गई। लेकिन जब हम उसे सीएजीआर की कैलकुलेशन में बिठाते हैं और रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, तब समझ में आता है कि जनरली इसने 7.91% का ही रिटर्न्स दिया है। So this becomes a better matrix to calculate my annualized return, what returns I have made on annual basis on my investment. अगर मैंने देखा है कि absolute it was showing 3900, but जब मैंने CAGR कैलकुलेट किया तो it came to 7.91% only. Right? So दोनों रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं. Now you understand what is the difference between absolute returns and CAGR returns and why you should be using CAGR returns more whenever you are doing a
सिंगल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने समझा कि हमने सिर्फ वन टाइम इन्वेस्ट किया है, रेगुलर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने एक टाइम पैसा इन्वेस्ट किया है। ये मेजर कैलकुलेशन आपका कब आएगा, जब आपने एग्जांपल गोल्ड परचेज किया था, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी, या फिर आपने कोई शेयर्स परचेज करके छोड़ दिए, उसमें आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बट ऐसा जनरली आज की तारीख में होता है क्या? नहीं होता। आज हम क्या करते हैं, हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं जहां पे हम रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर विड्रॉ भी करते हैं। शायद अमाउंट इरेगुलर हो, विड्रॉवल इरेगुलर हो, या इन्वेस्टमेंट इरेगुलर हो और विड्रॉवल रेगुलर हो। सो वो कैलकुलेशन में क्या होता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होता है, जो हमें सिखाता है XIRR। तो हम अब समझेंगे कि XIRR रिटर्न्स कैलकुलेट क्या होता है। XIRR का फुल फॉर्म आता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये दिस इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक टू कैलकुलेट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट, जहां पे ये कैलकुलेट करता है टाइम ऑफ ऑल द कैश फ्लोज, बोथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। आपने कोई इन्वेस्टमेंट में रेगुलर पैसा डाल रहे हो, बट उसमें से कुछ पैसा कभी विड्रॉ भी किया होगा, तो आउटफ्लो भी है। ये रियल एस्टेट के एग्जांपल में होता है, जहां पे आपने प्रॉपर्टी परचेज की और रेंट भी आ रहा है आपको। बहुत लोग लोन पे घर ले रहे हैं, तो लोन पे घर लिया तो आपकी EMI रेगुलर आउटफ्लो है, रेंट अगर आ रहा है तो रेगुलर इनफ्लो है, राइट। तो ये कैलकुलेशन समझने के लिए यू कैन यूज दिस मैट्रिक्स। और या फिर SIP में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे आप रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आप रिटर्न CAGR का रिटर्न कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल शो ईयरली रिटर्न्स। बिकॉज ईयरली रिटर्न्स कैलकुलेट करने में आपने सिंगल टाइम इन्वेस्ट करना था, बट यहाँ पे आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो। So CAGR will be a wrong method to calculate your SIP returns, जहां पे आपका रेगुलर कैश फ्लो है। बट you can use XIRR whenever you are calculating your complete portfolio returns, जहां पे रेगुलर इनफ्लो भी है और आउटफ्लो भी है। Let's understand this with the calculation। डेटा मैंने फिल करके दिया हुआ है, जहां पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमने डाले हुए हैं कि एक इन्वेस्टर है जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था 2001 में, जहां पे उन्होंने इरेगुलर वे से इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, रेगुलर का भी कैलकुलेशन है, मैं आगे बताऊंगा आपको। इरेगुलरली मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2001। फेब्रुवरी में मैंने इन्वेस्ट किया 2002 में 50,000 रुपए। 2003 में मैंने इन्वेस्ट किया मार्च में 75,000। अप्रैल में मैंने इन्वेस्ट किया 50,000। मई 2005 में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज। यहाँ पे देखिए मंथ भी चेंज हो जा रहा है, ईयर भी चेंज हो रही है। ठीक है, जून 2006 में मैंने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए। जुलाई 2007 में मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। अगस्त 2008 में मैंने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए। 2009 में मैंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। फिर मैंने 1 लाख रुपए विड्रॉ भी किया। ठीक है, जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तब मैं नेगेटिव, जब ये एक्सेल में कैलकुलेशन करता हूं तो आई विल ऑलवेज हैव टू पुट अ नेगेटिव नंबर, राइट, बिकॉज कैश आउटफ्लो है, मेरे जेब से पैसा जा रहा है। ठीक है, जब जा रहा है तो मैं नेगेटिव डालूंगा, और जब आ रहा है तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट इज कैश इनफ्लो, राइट। 2009 में मैंने विड्रॉ भी किया 1 लाख रुपए। अक्टूबर में मैंने फिर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। नवंबर 2011 में, ईयर इज चेंजिंग, राइट, रिमेंबर दैट। सो 1 लाख रुपए मैंने फिर इन्वेस्ट किया। 2012 में मैंने फिर 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया। 2012 के बाद मैंने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। ठीक है, सो टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, इसको मैं अगर सम करूं तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख रुपीज, बिकॉज 1 लाख रुपए मैंने विड्रॉ भी किए थे। ठीक है, 10 लाख रुपीज 2012 के बाद मैंने छोड़ दिए। अब एज ऑफ टुडे मेरी उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1.5 करोड़ रुपीज। ठीक है, मैंने टाइम कैलकुलेट किया, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कब चालू हुआ था मेरा, 1 जनवरी 2001। करंट डेट क्या है मेरी, 25 अक्टूबर 2024। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ मेरा, 10 लाख। और करंट वैल्यू मेरी कितनी है, 1.5 करोड़। तो मेरा XIRR कैलकुलेशन क्या होगा, मेरा पोर्टफोलियो जो है वो रिटर्न्स कितना बनेगा मेरा, विच इज 29.30%। फॉर्मूला सिंपल है एक्सेल का, इज इक्वल टू आपको लेना है XIRR ब्रैकेट ओपन, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लेनी है, जो भी आपने जो डेट पे आपने इन्वेस्ट किया है और जो डेट पे आपने विड्रॉ किया है सारी लेनी है, और करंट वैल्यू आपको एंटर करनी है, कॉमा, फिर आपका डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जब से आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, और आपकी करंट डेट, करंट वैल्यू और करंट डेट आपका यहाँ पे रहेगा, एंड ब्रैकेट क्लोज करना है, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर XIRR, एंड दिस विल गिव यू द राइट कैलकुलेशन ऑन योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इरेगुलर वे से इन्वेस्ट किया है, अमाउंट भी चेंज हो रहा है, डेट भी चेंज हो रही है, साल भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने जब कैलकुलेट किया तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो 23 या 24 ईयर्स के रिटर्न है, राइट। यहाँ पे मैंने 2001 से इन्वेस्ट करना शुरू किया था, ठीक है। सो आज 2024 में मैं बैठा हूं, तो ऑलमोस्ट 23 ईयर्स। सो माई XIRR कम्स टू 29.30%। CAGR में ये कैलकुलेशन नहीं होता, वहां पे यही होता कि अगर मैंने 2001 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता और आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट कितना होता, तो CAGR मुझे एनुअलाइज रिटर्न बता देता। बट वहां पे विड्रॉवल का ऑप्शन आपको नहीं दिखता, वो आपको मिलता है XIRR में। सेम चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर आप सिप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपने सिप इन्वेस्टमेंट कर रही है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने चालू करी थी 10 जनवरी 2021 और आज की मेरी करंट डेट है 25 ऑफ अक्टूबर 2024। तो अब मैंने एवरी मंथ में 10 तारीखों में इन्वेस्ट कर रहा हूं 10,000 रुपए। 10 जनवरी को मैंने इन्वेस्ट किया, 10 फरवरी को इन्वेस्ट किया, 10 मार्च, 10 अप्रैल, जून, जुलाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आज की अगर मैं वैल्यू देखूं 2021 के बाद मैंने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। मैंने 12 महीने इन्वेस्ट किए, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1,20,000। अब मेरी करंट वैल्यू कितनी है 2,50,000। तो मेरा XIR रिटर्न, मेरा रिटर्न कितना बना, विच इज 24.54, बिकॉज यहाँ पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट जा रही है। ये सेम चीज में CAGR रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे मैं बार बार इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। CAGR में इट इज ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड दैट विल गिव मी अ returns calculation on annualized basis, but XIR will not give me the XIR calculation, राइट। SIP की इन्वेस्टमेंट है जहां पे कैश फ्लो है, कैश इन है, कैश आउट है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन CAGR एंड XIR। एब्सोल्यूट रिटर्न्स तो जनरिक है कि आपने कितना डाला और कितना कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज नॉट अ राइट वे। कहीं पे भी आपको देखने नहीं मिलेगा कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स का कैलकुलेशन, ठीक है। पहले लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे, बट नाउ टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू कैलकुलेट CAGR रिटर्न्स एंड XIR returns only, and this is the method that in which you can calculate your XIR returns, wherein you have your good cash flow, inflow and outflow, ठीक है। So basic difference आपका CAGR और XIR का क्या है? CAGR is a compounded annual growth rate, XIR is extended internal rate, ठीक है। Calculate return on investment with fixed amount, जैसे मैंने बताया आपका एक फिक्स्ड अमाउंट है, यहाँ पे मल्टीपल इनफ्लो एंड आउटफ्लो है। टाइमिंग, ये टाइम कंसिडर नहीं करता क्योंकि आपको कैश फ्लो का कैलकुलेशन ही नहीं है, तो आपको खाली डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डेट ऑफ मार्केट वैल्यू क्या है उसकी वो कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे वो टाइम कैलकुलेट करके कि कौन सी डेट को, कौन से मंथ में या कौन से ईयर में आपने इन्वेस्ट किया था। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, कंसीडर्स द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, उसने, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, उसने 7.91% से एनुअली ग्रो किया है। सो उन्होंने एक रेट दे दिया कि आपने कितना दिया। ये कंसीडर करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कि हर इन्वेस्टमेंट पे आपका कितना कैलकुलेशन रिटर्न्स बना हुआ है। ये less complicated है, this is more complicated because now whenever you are investing in multiple products, multiple investment, multiple SIPs and multiple time आप कैश आउटफ्लो भी होती है, विड्रॉल भी लेते हैं। Hence it becomes very important to do a complex calculation on your portfolio returns. Accuracy इसकी less रहती है and this is more accurate. Whenever you are doing a calculation, it is more accurate. ठीक है। CAGR का फॉर्मूला मैंने बताया था, एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू 1/n - 1। XIR का फॉर्मूला एक्सेल शीट पे जो है वो आपको फॉर्मूला यूज करना है एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर XIR रिटर्न्स। सो ये सुटेबल किसके लिए है CAGR रिटर्न्स? लॉन्ग टर्म में लमसम, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था 5 लाख रुपए आपका 2 करोड़ हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने लमसम रिटर्न्स किया है विदाउट एनी एडिशनल कैश फ्लो, कोई प्लस माइनस, कोई डिविडेंड नहीं आ रहा है, कोई रेंट नहीं मिल रही है मुझे प्रॉपर्टी में की इन्वेस्टमेंट पे। यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट होता है, कितना डिविडेंड मिला है आपको, कितना विड्रॉ किया, वो डिविडेंड अगर आपने फिर से री इन्वेस्ट किया, एवरीथिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। ये खाली डज नॉट वर्क फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आपका CAGR कैलकुलेशन इतना नहीं बनता बिकॉज 1 ईयर से लेस है, देन इट विल ऑलवेज शो यू एब्सोल्यूट रिटर्न्स बिकॉज टाइम कैलकुलेशन नहीं है। जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स का कैलकुलेशन करने जाओगे, इट विल नॉट शो यू दैट गुड कैलकुलेशन, बट इट कैन नॉट बी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये 12 महीने के लिए भी हमने कैलकुलेट किया था। XIR का कैलकुलेशन वी टूक इट ओनली फॉर 12 months। 12 months we had invested 10,000 rupees and we were able to get the XIR returns. So this is the basic difference between CAGR and XIR. Absolute return is of no consideration whenever you are doing your calculation of returns. So this was the explanation and this was the difference between absolute returns, CAGR returns and XIR returns. होप सो आपको ये वीडियो
में समझ आ गया होगा कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स क्या होते हैं, सीएजीआर रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे वो यूज कर सकते हैं, और एक्सआई रिटर्न्स कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते हैं आपके लिए ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और एंड यू आर एबल टू मेक अ राइट चॉइस एंड राइट इन्वेस्टमेंट्स फॉर यू। Signing off, Mahendra Rao. Until we meet again. Bye bye.